हाय एवरीवन। और देखो आज मैं पेपर में जानकर शूट कर रहा हूँ क्योंकि ना पेपर में मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखो मैं ना इस 30 डेज़ को स्पेशली वार्निंग करके लिखा हूँ क्योंकि इस 30 डेज़ में ना आप सिलेक्शन ले भी सकते हो अगर आप में एक जिद होगा तो। आपके मार्क्स 400 आ रहे हैं 500 मार्क्स है डजेंट मैटर, लेकिन आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो लास्ट 30 डेज। मैंने खुद का मार्क्स को बूस्ट किया था लास्ट टाइम पे, ऑलमोस्ट मेरे जो 400-500 बन रहे थे एंड उसके बाद डायरेक्ट 605 मैंने मार्क्स बूस्ट किया था। दैट इज़ ओके कि आप भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। और इस वीडियो में आपको बता दूँ जो मेरा इस पर जो एम है कि मैं ना मोस्टली मार्च और अप्रैल को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके मई में स्टार्टिंग ऑफ मई में आपके एग्ज़ाम को कर दिया जाएगा। जो डेट है ना 3 से 5 तारीख जो आपके डेट है उसमें आपके एग्ज़ाम को ले लिया जाएगा। इस वीडियो को अगर आपको ज़्यादा स्लो लगे तो 1.5 पे भी देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1.5 पे देख सकते हो। इस वीडियो को अंत तक देखना तभी आपको हर एक डाउट क्लियर होगा। ये जो 30 डेज़ का किस तरह से आपको यूटिलाइज करना है इसलिए मैं वार्निंग कर रखा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखो अभी आपके पास डू और डाई का टाइम चल रहा है और आप अभी इसकी बिल्कुल मत करना कोई चीज़ को लेकर। इस वीडियो में फुल स्टडी के बारे में बात करेंगे, आपको क्या प्लान होना चाहिए, चैप्टर वाइज प्लान करेंगे, जैसे कि आपके फिजिक्स में क्या प्लान करना चाहिए लास्ट टाइम पे ताकि आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो, केमिस्ट्री क्या होना चाहिए एंड फिजिक्स में किस तरह से आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जैसे कि मैंने अपने बायोलॉजी में खुद ही 350 मार्क्स किया था, तो आप इस तरह से फुल स्टडी के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ। एंड उसके बाद चैप्टर वाइज आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस चैप्टर को किस तरह से कंप्लीट करना है। एंड टारगेट जो हमारा रहेगा ना 650 का टारगेट रहेगा, ठीक है। देखो आपको एक बात बताओ तो अगर ये वीडियो आप अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तो उसके लिए बिल्कुल नहीं है। जो स्टूडेंट अभी जिसके मार्क्स 300 आ रहे हो या फिर 450 मार्क्स आ रहे हो, अभी इतने में स्टक कर रहे हो, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट, तो यहाँ से मार्क्स लाना थोड़ा ये होता है। 600 क्रॉस आप इजीली कर सकते हो। और अगर जिसके 500 मार्क्स आ रहे हैं ना, यानी कि वो ऑलमोस्ट उसको थोड़ा एफर्ट करने की ज़रूरत है, वो आराम से 600 क्रॉस कर जाओगे। तो एंड देखो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या बातें करेंगे, वो चीज़ देखना वीडियो में क्या क्या करना है। देखो सबसे पहले डोज करेंगे हम लोग, स्पेशली किन बातों पे ध्यान देंगे। डोंट मतलब क्या नहीं करना है आप लोग को स्पेशली लास्ट 30 डेज में। एंड उसके बाद मोक और एनालिसिस, जो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो ना, जैसा मैं बता के रखा हूँ ना, आप इसमें से 100% अभी मार्क्स बूस्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, स्पेशली लास्ट टाइम पे ना किस सब्जेक्ट को कितना हाई वेटेज देना चाहिए ताकि आप थोड़ा कम एफोर्ड करो और आप एक स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। और आप अगर स्मार्ट स्टडी से भी अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डोज, हम लोग को स्पेशली क्या करना है। लास्ट ऑफ 30 डेज सबको बच रहा है, ठीक है। अब इस 30 डेज में स्पेशली आपको क्या करना है तो ये देख सकते हो। सबसे पहले बायोलॉजी का देखो, बायोलॉजी में यहाँ से आपको जो टारगेट अब रखना है 350 प्लस लेकर रखना है, ठीक है। देखो आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन मैं जैसे आपको बताऊँ ना आपको एग्जैक्टली वैसे फॉलो करना है। अब देखो अब तक आपने पूरे होल ईयर जो पढ़े होगे, ठीक है ना, अब उसको लास्ट टाइम पे आप रिवाइज करना शुरू कर दो। जब भी आप टिक किए हो, जो आप स्टिकी नोट्स यूज करते थे, जो भी एनसीईआरटी के जो साइड में आप लिखते थे, ठीक है, आप स्पेशली पहले कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपके वो कोर होंगे, आपके पूरे 1 ईयर का एफर्ट होंगे, पूरे मेहनत किए होंगे, तो आपको सबसे पहले वहाँ से करना है। एंड उसके बाद आपको ये देखना है कि प्लस PYQ सॉल्व करना है। और जो जितने 10 साल का PYQ हो चुका है ना, आप वहाँ सॉल्व करो। देखो काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं कि चैप्टर वाइज लास्ट टाइम पे सॉल्व करते हैं, लेकिन अब आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करने का टाइम नहीं है, अब उस टाइम आप निकल चुके हो। अब आप ये क्या करो, यूनिट वाइज सॉल्व करो कोई चीज़। जैसे कि एक यूनिट में 4 से 5 चैप्टर्स होते हैं ना, तो वहाँ से यूनिट वाइज ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इससे क्या होगा कि आप 100 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, वो भी आपको डेली करना है। जो टाइम आपको लगाना है 30 से 40 मिनट, आई नो कि इतना टाइम थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आप नीट में सिलेक्शन लेने के लिए, तो आपको पता नहीं तीनों को 3 सब्जेक्ट का टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो एक के पास आपके पास सबसे एक बेनिफिट है, बायो में अपना टाइम इंप्रूव कर आप ना फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ दे सकते हो टाइम। तो आपको स्पेशली यही करना है कि जो आप 100 क्वेश्चन लगा रहे हो ना, ये प्रैक्टिस रखो, ठीक है ना, क्योंकि जो नीट में ना 90 क्वेश्चन आते हैं। इस 90 क्वेश्चन आप ये ट्राई करो 30 से 35 मिनट में आपको वहाँ पे कंप्लीट सॉल्व कर देना, अगर आप चाह रहे हो कि 600 प्लस क्रॉस करने के लिए। तो इसलिए मैं भी प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ, 100 MCQ डेली प्रैक्टिस करो, विथ 30 या 40 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करो, और ये ना डेली करो, ठीक है। अभी 30 दिन बचे हैं, तो आप 30 दिन डेली आप ये चीज़ स्ट्रेटेजी फॉलो करो। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन 2023-24। देखो जितने भी आप ये ट्राई करो कि जो लास्ट है जो पैटर्न पे जो टोटल आप पेपर सॉल्व करो, ठीक है। PYQ तक आपको सॉल्व करना ही है। आप ना 2023 का एग्जाम पेपर उठाओ, आपको सिर्फ अभी बायो का ही सॉल्व करना है, ठीक है। जितने भी देखो बायो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न है क्वेश्चन का, वो चीज़ देखो, और 23-24 का पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर दो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप उससे पीछे भी जा सकते हो, लेकिन आप ये कन्फर्म आप ये दोनों सॉल्व करके रखो, ठीक है।
अब आते हैं नोट्स कॉपी देखना। देखो एक्चुअली अभी ये समय ना कोई भी नोट्स क्रिएट नहीं करते, तो आप नोट्स कॉपी वो होता है जैसे आप स्टिकी नोट्स आपके होंगे, ठीक है ना, जो आप फिजिक्स में जो आपने बायोलॉजी में स्टिकी नोट्स यूज किए होंगे, या फिर जो आपने किताब की जो एनसीईआरटी जो हर एक पेजेस में तो थोड़ा सा साइड जो दिया रहता है वाइट उसमें काफ़ी स्टूडेंट वो चीज़ फिल करते हैं। तो आपको उस चीज़ को देखना है और चैप्टर वाइज आपको देखना, और देखो आप चैप्टर वाइज देखना, ठीक है। लेकिन काफ़ी ऐसे जो नोट्स क्रिएट कर लिए होगे, ठीक है, क्योंकि बायो का लेक्चर चलता है, तो आप ये ट्राई करना कि 2 से 3 पेज से ज़्यादा कोई भी चैप्टर मत भरना, क्योंकि बायो में एनफ होते हैं, ये इतना भी काफ़ी है। आप ये ट्राई करो 1 से 2 पेज में जो आप नोट्स बना कर रखे होगे ना, तो वो चीज़ रिवाइज करने के लिए सीखो, ठीक है। एंड लास्ट में मॉक कॉपी जो ट्राई करना। देखो अगर आप लोग मेरे रेगुलर वीडियो जो आप देखते हो तो आपको पता हो कि मैं ना हमेशा बोलता हूँ कि ये जो मॉक कॉपी होता है ना, वो आपको सिलेक्शन और आपके रिजेक्शन में सबसे बड़ा रोल करता है। ऐसे मोस्टली स्टूडेंट जो मॉक नहीं बनाते हैं, और क्या होता है लास्ट टाइम पे ना वो रैंडमली कोई चीज़ उठा कर पढ़ लेते हैं, तो उससे सिलेक्शन कभी नहीं होता। एक रेगुलर वे होना चाहिए आप अगर सिलेक्शन लेना चाह रहे हो तो मॉक कॉपी होप्स हो कि आप लोग सभी लोग ने बना के रखा होगा, जिससे मैंने पहले से बता के रखा था, ठीक है। आपको बायोलॉजी में बस इतना ही करना, ठीक है। एंड इतना आप कर लेते हो तो बायो में आपको 350 आपको कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं जितना एग्जैक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। और इतना होप करके रखता हूँ कि आपने पहले से कुछ पढ़ कर रखा होगा, अब बिल्कुल आप जीरो पे नहीं होगे। अब मूव करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में किस तरह से आपको टैकल करना है क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले आप याद रखना कि एक रेफरेंस बुक रखना, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में उतना एनफ नहीं है कि आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो और आप नीट में 150-170 तक जा सकते हो, तो उसे एक रेफरेंस बुक रखना, या फिर चाहो तो आप एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ले लेना, ये एनफ है। अभी भी नहीं लिया तो जाकर ले लेना, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। या फिर जो भी एनसीईआरटी के जितने भी लाइन है ना, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ क्वेश्चन के वे में आपको वहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। एंड चाहो तो पीडब्ल्यू नोट्स भी जो भी फ्री में अवेलेबल है नोट्स, ठीक है, तो जाओ तो वहाँ से पीडब्ल्यू का नोट्स भी वहाँ से उठा सकते हो। देखो ये नोट्स आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर जब तक नहीं पढ़े हो, जब तक कोई उतना आपके लिए बेनिफिट्स नहीं देगा, लेकिन जो आपको मेन इंपॉर्टेंट है ना फिजिकल में काफ़ी हेल्प करने वाला है, तो आप एक बार देख लेना अगर आप अब तक ही नहीं देखे हो तो, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री किस तरह से आपको पढ़ना है, ताकि आप ना यहाँ से जो 15 क्वेश्चन का जो वेटेज है ना, हर साल के वेटेज वही होता है, 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 15 से आप 13 से 14 आप इजली कर सकते हो यहाँ से। आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपने अब तक बना के रखा होगा फॉर्मूलाज कॉपी, क्योंकि फिजिकल की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ नॉमेरिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन कभी आ गया तो एनफ है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपको नॉमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं। तो जो मैंने इससे पहले मैंने जो वीडियो बना कर रखा था, उसमें मैंने हमेशा बोलता हूँ कि जो आप नोट्स बनाते हो, जो आप लास्ट में जो फॉर्मूला शीट बनाते हो, अब देखना कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो ना 2 से 3 पेज आप लोग बना के रखे हुए, ठीक है। अब आप कोई भी चैप्टर्स पढ़ने से पहले उस फॉर्मूला शीट को देख लो, आपको पूरा वो होल कॉपी खोलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा एक्सेप्शन वगैरह है नहीं कि आप एक्सेप्शन से आप बार बार इसको रिकॉल कर सकते हो। आपको बस जितना फॉर्मूला आपको पास पता होगा, आप उतना जल्दी कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हो। तो आपको फॉर्मूला कॉपी आपको एक बार अब आपको चेक करना है, ठीक है। एंड 2 से 3 पेज होप्स आप लोग बना कर रखोगे, इससे ज़्यादा अगर नहीं बनाया हो तो इससे ज़्यादा बनाना भी मत, ठीक है। अब जो पीवाई के क्वेश्चन का जो पैटर्न है, 50 क्वेश्चन आप फिजिकल से लगाओ, इसे जो आप टाइमिंग रखो ना 30 से 35 आप टाइमर यूज कर लो, ठीक है ना। टाइमर के लिए आप कुछ भी वॉचेस भी यूज कर सकते हो, तो आप सेट रख लेना 30 से 35 मिनट एनफ होंगे 50 क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं ऑर्गेनिक की ओर। ऑर्गेनिक में आपको किस तरह से करना है। देखो ऑर्गेनिक में यहाँ से भी जो वेटेज होता है ना, 15 क्वेश्चन का वेटेज होता है, आप यहाँ से कर सकते हो 15 क्वेश्चन, ठीक है। आपको बस इस मैक्रेंज पे ज़्यादा ध्यान देना है। देखो बताओ इसमें क्या क्या स्पेशली पढ़ना है। आपको जीओसी रिवीजन करना है, ठीक है। आप जीओसी जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट्स होगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जीओसी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपके ना वो बेसिक है, तो वो चीज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप बेसिक नहीं करते हो ना, जब तक आगे आपको काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये बेसिक जीओसी को रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, ठीक है। एंड उसके बाद मैक्रेंज देख लेना, क्योंकि जितने भी आपके ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन बनते हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक जो बनते हैं ना, उसको एक मैग्नीशियम से बनता है, ठीक है। उसे कुछ कम ही मैग्नीशियम में 2-3 रूल है, आप उसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद आपके ना जितने भी जो मैग्नीशियम क्वेश्चन आते हैं ना, अच्छे से आपको बन जाएंगे। थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट नेमिंग पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से नेमिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ जाते हैं। तो नेमिंग पे आप जितना बार मल्टीपल टाइम्स आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, वो आपके लिए एडवांटेज ही होगा। तो ये चीज़ देख लेना, ठीक है। और ऑर्गेनिक के भी आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसका भी टारगेट रखो, डेली का 50 क्वेश्चन रखने करो, और उसके साथ ना हर दिन 30 से 35 मिनट में चाहो कि उस ऑर्गेनिक को 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। अभी मैं जितना बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप वो चीज़ को नोटिस करना, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने ये सब करके ना अपने मार्क्स को बूस्ट किया था, और आपका मार्क्स यहाँ भी बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक से। देखो इनऑर्गेनिक में आपको बिल्कुल अफोर्ड करने की जरूरत नहीं होता, इसमें ना आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत होता है, जहाँ से आप अपने मार्क्स को
बूस्ट कर सकते हो। यहाँ से जो वेट होता है 15 क्वेश्चन आपके इस बार भी आपके आने वाले हैं, ठीक है। बात करो तो तीनों सेक्शन में 15-15 क्वेश्चन हमेशा आपके आते हैं। अब इसमें जो आपको फॉलो करना है ना, देखो इसके लिए आप बुक भी यूज़ कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, एनफ होता है। अब जो इनऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी को ज़्यादा रीड करना, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना ज़्यादा एक्सेप्शन है ना वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मोस्टली जो इसका ट्रेंड होता है ना, देखो मैं इसमें ट्रेंड भी कहीं लिखा हूँ, देखो इसका जो ट्रेंड होता है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको अच्छे से करना। जितना ज़्यादा आप एनसीईआरटी को फॉलो करो ज़्यादा अच्छे होंगे आपके लिए। अदरवाइज आप रेफरेंस बुक ज़्यादा इग्नोर करना, ठीक है। इसमें आपको जो हाई वेटेड चैप्टर्स होते हैं इनऑर्गेनिक वो आप पीटी से देख लेना, कोऑर्डिनेशन देख लेना, और जो एक्सेप्शन जो पी ब्लॉक है, इस ब्लॉक और डी ब्लॉक, ये सब का जो एक्सेप्शन है ना ये यहाँ से देख लेना, ठीक है। यहाँ से ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन होंगे 5 से 6 क्वेश्चन आपको बस ये सिंगल 3 टॉपिक से आपके आने वाले हैं। तो अगर 6 क्वेश्चन यानी कि आपके लिए 24 से 30 मार्क्स, आपको बस 15 क्वेश्चन आपको यहीं से आप कवर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक आप थोड़ा टाइम दो, और यहाँ से जो डेली का जो आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है ना 50 क्वेश्चन रखो डेली का, ठीक है। और इसमें 20 मिनट एनफ होंगे, क्योंकि आप जितना इसमें अब कुछ भी नहीं, न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। आप जितना इसमें अच्छे से पढ़ोगे ना आप उतने अच्छे क्वेश्चन बना पाओगे। तो इसलिए कहा जाता है केमिस्ट्री मच, और आप वहाँ से हायर स्कोरिंग कर सकते हो एज कम्पेयर टू द फिजिक्स। तो आपको ऑलमोस्ट डेली 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और जो 20 मिनट में आप ट्राई करो, ठीक है। अब मूव करते हैं फिजिक्स की, और फिजिक्स हमको किस तरह से लास्ट टाइम पे पढ़ना है। देखो फिजिक्स अब सिलेक्शन और रिजेक्शन में मेन रोल ये भी करता है, ठीक है। क्योंकि अगर फिजिक्स में अगर यहाँ से 140 150 अगर आप इसको कर लेते हो तो ये ना आप ना कितने लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़ सकते हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट में फीस बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो ये आपके सिलेक्शन का रोल प्ले करता है। अब आपको देखो, आप इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको 120 प्लस आप इजली कर सकते हो, ठीक है। जैसा मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको बस फॉलो उसी को करना। अब देखो सबसे पहले आप एक रेफरेंस बुक की बात करें, क्योंकि देखो फिजिक्स में एनएफ डाटा नहीं है कि आप उससे पढ़कर आप नेट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको रेफरेंस बुक यूज़ करना होगा। तो रेफरेंस बुक के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, इरेलेस जो कि यूनिवर्सल फिजिक्स है ना, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसी बुक को फॉलो किया था, और लिटरली काफ़ी अच्छा बुक है, आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन दिया गया है। बाकी लास्ट में ना 2-3 सेट ऐसे दिया गया है ना जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन होता है। तो ऑलमोस्ट एक बुक में ना सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो आप ये एफोर्ड कर सकते हो इरेलेस, तो उसको आप मंगवा लेना, ठीक है। अभी भी मंगवा लेना, ये मत सोचना कि लास्ट के 30 डेज बच रहे हैं। बस आपके ना प्रैक्टिस अच्छे होने चाहिए। या फिर आप MTG का क्वेश्चन बैंक मंगवा लेना। ये ना सबसे एडवांटेज मुझे अच्छा इसमें ये लगता है ना, क्योंकि देखो इसमें जितने भी चैप्टर के अब तक क्वेश्चन आ चुके हैं वो ना आपको मतलब अरेंज करके दिया गया। आपको इसमें एफोर्ड करने की जरूरत नहीं होता, ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होता। लास्ट के 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए ना आपको एक चैप्टर में आपको अरेंज कर दिया गया। तो ये मुझे इसका एक अच्छा लगता है डिज़ाइन, तो आप भी इसे मंगवा सकते हो। अब जो 50 क्वेश्चन आपको मैं डेली रखने देता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम इंक्रीज करना। मैं आपको लास्ट टाइम पे बता दूंगा कि आपको किस तरह से टाइम मैनेज करना है। लेकिन आप जो अभी ट्राई करोगे 50 क्वेश्चन आप बना लेते हो, ठीक है, 1 घंटे में, तो डेट इज़ कि आपका एक तरह से सक्सेसफुली आपके लिए हो सकता है। क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको डेली बनाना और 1 घंटा टाइम दो, ठीक है। तो टोटल अभी तक हम लोग तीनों चीज़ बात की, ऑलमोस्ट अब 3 घंटा में आप पूरे डेली कितने 200-300 MCQ बना सकते हो, जैसा मेरा स्ट्रेटेजी है। एंड लास्ट में देखो फोकस किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। देखो आप ना इसका भी 23 और 24 का नीट का क्वेश्चन पेपर उठाओ, इससे ये पता चले क्या पैटर्न होता है, पेपर क्या लेवल होता है। अब उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपेयर करो, उसके अकॉर्डिंग अपना जितना ज़्यादा MCQ फिर PYQ सॉल्व कर सकते हो। तो लास्ट के 23 और 24 ईयर का पेपर सॉल्व करो। अगर आप पहले कर लेते हो ना तो आप ना फिर जाओ लास्ट 20 ईयर तक आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब 2020 तक आप पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद आपको नोट्स पूरे होल ईयर अपने नोट्स कॉपी बना के रखा होगा, ठीक है। अब देखो होप की NCERT कोई फॉलो नहीं करते, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो, क्योंकि मैं भी नहीं फॉलो करता था, कोई भी नहीं करता, 99% NCERT फॉलो नहीं करता। लेकिन देखो NCERT की एक चीज़ आप याद रखना, जितने इंटेक्स क्वेश्चन होता है ना आप वो चीज़ देख लेना, ठीक है। क्योंकि एक बार 2022 या 2021 में डैम श्योर नहीं हो, लेकिन ये दोनों ईयर के बीच में ना पूरे इंटेक्स के 40 क्वेश्चन आ चुके थे, ठीक है। तो पूरे फिजिक्स का डिटो क्वेश्चन आके उठ गए थे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ इंटेक्स क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से देख लेना। क्या होता है कि एंटी ने अगर एक बार दे दिया ना तो मे बी की चांसेस है वो कभी भी दे सकता है। तो आप एक बार इसको देख लेना। लेकिन अब आपको क्या करना है, जितने भी आप मिस्टेक कॉपी आप जितने भी नोट्स बनाएंगे होल ईयर, ठीक है, तो आपको नोट्स को ज़्यादा फॉलो करना है। आप रैंडमली कोई भी यूट्यूब पे वन शॉट मत देख लेना। कोई चैप्टर्स नहीं बनता है तो जो भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हो, अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो सबसे पहले आपको मूव करना है टुवर्ड आपके नोट्स की तरफ मूव करना है। आप वहाँ से देखो कि क्वेश्चन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। बाकी जितनी फार्मूलाज है ना आपको रिकॉल कर लो, क्योंकि ना जो नीट में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस आएंगे ना टोटल आपके न्यूमेरिकल फार्मूला बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। 90% क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेसिस पे रहेंगे। तो जितने भी न्यूमेरिकल बनाए हो पूरे होल ईयर, ठीक है, जितने भी आप फार्मूलाज वगैरह जो तैयार किए हो वो लास्ट टाइम पे देखने की ज़्यादा ज़रूरत होता है।
और देखो मॉक कॉपी मैंने हमेशा ये बोल रखा था कि अगर आप जितने भी टेस्ट अभी तक दिए हो, जैसे वीकली टेस्ट होते हैं, क्या स्टार्टिंग जो आपने ज्वाइन किया होगा आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद ना वीकली टेस्ट कर दिया जाता है, फिर यूनिट टेस्ट होता है, फिर मंथली टेस्ट होता है। अगर आपने ऐसा करके रखा होगा, ठीक है, एंड उसके बाद ना जितने भी मिस्टेक कॉपी अब तक तैयार करके रखे होंगे, अब इट्स टाइम टू रिवील करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। अब आप उसको अच्छे से एनालिसिस करो, रिविजन करो। फिजिक्स की बात करो तो आपको स्पेशली ये चीज़ करके रखना है। सेकेंड मोस्ट कि आपको हाई वेटेज चैप्टर से मूव करना है, जहाँ पे आपको हाई वेटेज चैप्टर, जहाँ के आप कुछ लिमिटेड चैप्टर करना, आप यहाँ से अच्छे स्कोर कर सकते हो, ऑलमोस्ट 100+ क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट था लास्ट टाइम पे। अगर आप 100 क्वेश्चन एक लिमिटेड सब्जेक्ट से कर लेते हो, एक लिमिटेड चैप्टर्स कर लेते हो, तो ये इंपॉर्टेंट होंगे। तो हाई वेटेज चैप्टर ज़्यादा फोकस करना। इससे पहले मैंने इस चैनल पे अपडेट कर चुका हूँ कि कौन से मोस्ट 7 ऐसे चैप्टर है जिसको आप करके ना इजीली 90 मार्क्स और 100 मार्क्स तक पहुँच सकते हो। तो आप ये चीज़ देख लेना, अब तक नहीं देखे हो तो। हाई वेटेज ज़्यादा फोकस करना, एक स्मार्टली स्टडी करने का टाइम आ चुका है। एंड अब लास्टली देखो, जो मोस्ट और हाई वेटेज होता है ना, इससे आपके ऑलमोस्ट ना 8 से 9 क्वेश्चन बनते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। तो 9 से 10 क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा एफर्ट करना है, ज़्यादा आप मॉडर्न फिजिक्स की तरफ मूव करो, ठीक है। वहाँ से देखो, ऐसे भी जो नीट का सिलेबस है ना 2000, मतलब जो क्लास 12 का सिलेबस है, यहाँ से आपको 60% क्वेश्चन आते हैं, और 11 क्लास का जो आपके है ना, वहाँ से आपके 40% सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। ये एज कम्प्लीटली ये ज़्यादा ही होता है क्लास 12 का सिलेबस एज कम्प्लीट 11 क्लास से। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है मॉडर्न फिजिक्स पे। जितना ज़्यादा मॉडर्न फिजिक्स आप कंट्रोल कर लेते हो ना, यहाँ से आप इजली 8 से 9 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हो। डिटो क्वेश्चन आपके आएंगे। इसमें क्या होता है कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इन्वॉल्व रहेंगे, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ईजी होता है एज अ नीट एस्पायरेंट के लिए। तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करना है। फिजिक्स में बस आप इतना कर लेते हो तो आपके 180, 140, 150 आपके कहीं नहीं जाने वाले। अब मूव करते हैं लास्टली कि आपको किस तरह से मॉक एनालिसिस करना है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता है कि मॉक एनालिसिस किस तरह से करें और किस तरह से अपने मार्क्स। अब मूव करते हैं मॉक एनालिसिस में। मॉक एनालिसिस किस तरह से करना है, देखो मोस्टली स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता कि मॉक किस तरह से एनालिसिस करना है। देखो मॉक तो मोस्टली 99% स्टूडेंट दे देते हैं मॉक, ठीक है, लेकिन एनालिसिस 1% स्टूडेंट कर पाते हैं, जो एक राइट वे से कर पाते हैं, जिनको इस मॉक देने से ना कुछ एडवांटेज मिलता है। अदरवाइज ना 99% ऐसे स्टूडेंट जो इसे मॉक दे देते हैं एंड डजन मैटर कि उसके बाद उसका क्या हुआ। कहीं ना ये ना सिलेक्शन और रिजेक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए देखो, मॉक जब भी आप लगाते हो ना, तो इसके ऐसे 4 स्टेज हैं जैसे आप मॉक का एनालिसिस कर सकते हो, एक मॉक अटेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो भी मॉक दे रहे हो, ठीक है ना, तो आप पहला सेक्शन आप ये देखो ना कि आपके कितने क्वेश्चन आप बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे देखो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है, बनने के बाद भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, लेकिन वो टाइम टेकन होता है। तो आप ये चीज़ ट्राई करो जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। ऐसे पहले तो आप ये करोगे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, एक वन साइड होता है जिसे आप पहले नज़र में देख रहे हो ना, जैसे कि वो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को टिक आउट करो, ठीक है, बनाते जाओ जो क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन दूसरे ये टाइप होता नहीं, जो क्वेश्चन आपके बनते हैं लेकिन आपको उसमें टाइम टेकन रहता है, कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी रहता है, लेकिन आप बना सकते हो। तो उसमें आपको अंडरलाइन ऐसे करके निकलना है, ठीक है। आप ऐसे एक बार एक अंडरलाइन कर देना, उसमें गोल कर देना, क्वेश्चन में कर सकते हो। ऐसे नीट में एलिजिबल है, ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे ना, आप उसमें ऐसे गोल कर सकते हो, राउंड अप कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम अगर उस पेपर को सेकेंड टाइम अगर देखो तो वो चीज़ आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जितने क्वेश्चन पहले बन रहे उसको बना लेना, एंड सेकेंड में उसको टिक राउंड कर देना जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल है, लेकिन आप बना सकते हो। एंड ये हो गया। उसके बाद आपको थर्ड मोस्ट ये करना है ना कि आप उसके बाद फिर से अगर आते हो बनाने के लिए, जो भी फिर से बनाने आते हो, ठीक है। एंड थर्ड ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं जहाँ से आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बना सकते हो, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल टच ही मत करना, क्योंकि वो क्वेश्चन वैसे भी आपसे नहीं बनने वाला। और जो टाइम आपके लिमिट रहते हैं ना, वो आपके लिए 180 मिनट ही रहते हैं, ठीक है। 180 मिनट में 180 क्वेश्चन, डैट इज मस्ट डिफिकल्ट रहते हैं, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों लेकर चलना रहता है। तो ऐसे आपको पेपर का कुछ अटेंड करने का रूल होता है, ठीक है। कि पहला कि आपको जो क्वेश्चन बन रहा है उसको आप टिक करते जाओ पहली नज़र में। सेकेंड, आप ये साइड देखो कि जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं लेकिन उसका कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा है, तो आप उसको जाने दो, उसमें राउंड अप कर दो कि हाँ कर लूँगा। सेकेंड, थर्ड टाइप ये होता है कि काफ़ी हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट को एक ट्रैप क्वेश्चन होता है, स्टूडेंट को ये लगता है कि हाँ वो क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन लास्टली काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन करने के बाद भी ना उसका आंसर नहीं आ पाते। तो ये चीज़ पे आपको इससे स्पेशली बचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ना हर साल नीट में ना 5 से 6 क्वेश्चन आपके ऐसे ट्रैप वाले क्वेश्चन आएंगे, लेंदी भी क्वेश्चन होंगे, कैलकुलेशन भी ज़्यादा लेंदी होगा। तो आपको इससे ट्रैप नहीं होना है, ठीक है, इससे आपको बचना है। तो आप इससे किस तरह से बच सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके बच सकते हो, ठीक है। और जो मोस्टली जो लास्ट के जो टाइप के जो होते हैं ना, आप ये ट्राई करो OMR किस तरह से फिल करना। सबसे जो मोस्ट स्टूडेंट जो कन्फ्यूज करता है ना, नीट वाले स्टूडेंट ये करते हैं कि OMR को किस तरह से फिल करना। क्या जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने टाइम में OMR को फिल कर देना चाहिए, या फिर आप बाद में अटैम्प्ट करोगे, आप राउंड करने के बाद में OMR करोगे। देखो मैंने जो क्या करता था, जो मैंने OMR को फिल किया था, टोटल बायोलॉजी की बात करें तो मैंने 35 मिनट में
350 स्कोर किया था, वो भी साथ में मैंने OMR सेट को फिल किया था। अब क्या किस तरह से OMR सेट को फिल करना है देखो, अब 1 सेक्शन होता है, ठीक है, बायोलॉजी का सेक्शन हो गया। बायोलॉजी में 2 सेक्शन आपके होंगे, पहला आपके बॉटनी होता है और दूसरा जो सेक्शन होता है ना आपकी जूलॉजी होता है, ठीक है। इसमें 45 क्वेश्चन, इसमें 45 क्वेश्चन होंगे। ये जो 45 क्वेश्चन के लिए आप ना ऑलमोस्ट ये पहले ये सेक्शन सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद आप OMR शीट खोल लो, ठीक है, OMR शीट ऑन कर लो। OMR शीट जो फिल करने में जो टाइम लगेगा ना, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, ठीक है। तो OMR शीट को फिल कर लो। सेकेंड जो जूलॉजी होता है इसको पूरा कंप्लीट कर लो, 45 क्वेश्चन। 45 कंप्लीट करने के बाद फिर OMR शीट को ओपन करो एंड OMR शीट को फिल करने करो। ऐसे करो तो देखो आपके ना लास्ट टाइम पे ना काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखो लास्ट टाइम पे ना काफ़ी ना गलती क्या करते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन को टिक करते हैं, क्वेश्चन में टिक करते जाते हैं। लास्ट में क्या होता है कि वो लास्ट में ना उनके लिए 10 मिनट भी कम पड़ जाता है OMR शीट को फिल करने के लिए। ऐसे क्या होता है कि उनका OMR शीट भी गलत हो जाता है और वो कंप्लीटली OMR शीट भी फिल नहीं कर पाते हैं। तो एक सेक्शन आप कंप्लीट जैसे ही करते हो ना, वैसे ही आपको फिर OMR शीट को फिल करना है। जैसे एक सेक्शन कंप्लीट करोगे OMR शीट को फिल करना है। ये ट्रेंड आप कंटिन्यू रखना, ठीक है। अभी जैसे अभी जो मॉक लगा रहे हो घर पर, वो आपको सेम पैटर्न वहाँ अप्लाई करना है एग्जामिनेशन हॉल में। अब आते हैं मॉक एनालिसिस करने का क्या राइट पे होगा, किस तरह से आप मॉक को अच्छे से मार्क्स इनक्रीज कर सकते हो। देखो ये मैंने ना अप्लाई किया था खुद पे। देखो जैसे कोई भी डेट पे मैंने मॉक दे रहा हूँ, सपोज कि मैं कल का डेट में दे रहा हूँ, यहाँ पे 18 लिखता हूँ, ठीक है, 18 मार्च में लिख रहा हूँ। अब 18 मार्च लिखना, फिर जितने मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए, सपोज कि मेरे 10 क्वेश्चन गलती हो रहे हैं, गलत हुए हैं, तो 10 में रॉन्ग लिखता हूँ। अब राइट के बाद सपोज कि मेरे 170 क्वेश्चन सही हुए हैं एंड जो मार्क्स आए मेरे ऑलमोस्ट 510 मार्क्स हैं, ठीक है। सपोज मैं इतना करके लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको मॉक एनालिसिस करना है, या फिर 610 आप ऐसे जितने में आप लेकर जा सकते हो। ये आपके टेस्ट नंबर 1 हो गए, ऐसे लिखना, ठीक है, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम अपने कॉपी खोलो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने गलती कर रहे हो हर एक टेस्ट में। आपको फिर से एनालिसिस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होता है। फिर सेकेंड वैसे ही लिखना, सपोज कि आप किसी 19 को दे रहे हो टेस्ट, ठीक है, उसमें आपके सपोज कि फिर आपने 5 गलती किया एंड इसमें आपने 175 आपने करेक्ट करके रखे हो, फिर जो आपके मार्क्स आएंगे ना वो 650 आ रहे हैं। इस तरह से आप करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा, ये साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितना क्वेश्चन आपको सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। आपका जो डेट हुआ ना आपको ऐसे करना है लास्ट टाइम पे। अगर आप ये फॉलो करते हो ना तो आपके जो अभी आपके मार्क्स 300 या फिर आपके 400 आ रहे हैं, ठीक है ना, आपके यहाँ के मार्क्स आपके बूस्ट होकर 650 तक आपके जा सकते हैं, या फिर आप 600 तक जा सकते हो। अगर आप ज़्यादा अफोर्ड करते हो तो आप 650 भी जा सकते हो, 70 100 भी जा सकते हो। क्योंकि ये लास्ट के 30 डेज ऐसे होता है ना जहाँ से स्टूडेंट कर भी सकता है और जहाँ से स्टूडेंट ना मतलब रिजेक्ट भी हो सकता है। आप इतना आप सोच के रखो, अगर आप में एक जिद है करने का तो आप यहाँ से बिल्कुल 650 तक ईजिली पहुँच सकते हो। आपको अफोर्ड करना है। अब देखो जो पढ़ने का टाइमिंग होता है ना स्टूडेंट का, आप ये ट्राई करो कि जो पढ़ाई करते हो ना ऑलमोस्ट अब तो अपना 10 आवर मिनिमम रखो पढ़ने के लिए। अब लास्ट टाइम पे 10 आवर कम से कम रखो। 10 से 12 जाओ, 12 से आप 13 जाओ। अगर इतना आप कर लेते हो ना तो आपकी जो अभी ये इतने बर्डन लग रहे हैं इतना कि किस तरह से करना है, किस तरह से सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको ईजी लगेगा। फिर आप ये सोचोगे कि काफ़ी एनफ टाइम है और फिर आपको कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंटली आएंगे। तो आपको स्पेशली ये चीज़ करना है। एंड चलो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करना, आप ये देख लो। और मैं ये चीज़ का ना पूरा टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा इसका पूरा शेड्यूल। तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं हर चीज़ बताता हूँ। और ये 30 डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टेक केयर एंड बाय बाय एंड बी स्ट्रॉन्ग। और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे अपडेट ना आपके पास हमेशा आते रहेंगे। जब तक टेक केयर एंड बाय बाय एंड बी स्ट्रॉन्ग।